जब से मैं एक कारपेट लेके आई हूँ, जब से हाँ। मैं एक ये लेके आया हूँ, प्लांट लेके आया हूँ, जब से मैंने ये चीज़ करना शुरू किया है, तब से मुझे प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं कि अरे! बच्चे को अस्थमा के सिम्पटम, बच्चे को ये ब्रोंकाइटिस हो रहा है, बार-बार ये साँस हो रहा है, खाँसी हो रहा है, दूध से बलगम बनता है, दूध बंद कर दो इसका। हाँ। इसका ये बंद कर दो, उसका एलर्जी हमें समझना पड़ेगा, एलर्जी इज़ ऑलवेज़ इंडिविजुअलाइज़्ड। करेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि किसी को उस चीज़ से एलर्जी तो पूरे समाज को उस चीज़ से एलर्जी एलर्जी होगी। है। तो अब इसमें अटैक टाइप का अगर आता है तो अपने आप से सेल्फ एंटीबायोटिक ले लिया, ये दवाई ले ली, 4-5 दवाई ले ली, वो चीज़ करने का बिल्कुल वो नहीं है। और कई बार ओवरलैपिंग सिम्पटम्स भी होते हैं, हमें लगता है कि यार ये तो अस्थमा का अटैक पड़ा है, लेकिन कभी-कभी हार्ट की तरफ भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए अपने सिम्पटम्स को आइडेंटिफ़ाई करके अपने आसपास में एक सपोर्ट मैकेनिज्म जनरेट करके और अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं, जो कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि अस्थमा है, अस्थमा के ट्रिगर का कारण क्या रहा, जैसे मैंने आपको बताया, और उस हिसाब से उसका आगे फर्दर टाइमिंग इलाज भी किया जाए। खांसी के ऐसे बहुत ज़्यादा खांसी इतनी आना कि आपकी सांस अटकनी शुरू हो जाए, सांस में सीटी सीटी जैसी आवाज़ आना, बलगम अंदर से घड़घड़ाहट की आवाज़ आना, सांस इतना ज़्यादा फूलना कि आपके लिए अपना वॉशरूम जाना या अपनी चीज़ें करना भी मुश्किल हो जाए, तो ये अस्थमा अटैक के साइंस होते हैं। तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना है और सेल्फ ट्रीटमेंट के चक्कर में टाइम भी वेस्ट नहीं नहीं करना है। करना। हेलो हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में कि अस्थमा की प्रॉब्लम आजकल क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, सोल्यूशन क्या है, क्या इसे कभी ठीक किया भी जा सकता है या नहीं, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं डॉक्टर मयंक सक्सेना, जिनसे हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर, सबसे पहले सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहले तो यही बताइए कि अस्थमा के ट्रिगर पॉइंट्स को हम कैसे समझें, कैसे पहचानें कि हाँ इस इंसान को अस्थमा है, इसको क्या देख करके हम पता कर सकते हैं? सो अस्थमा में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अस्थमा में अगर आपने हमारे लंग्स का डायग्राम देखा हो तो लंग्स में हमारी छोटी-छोटी सांस की नलियाँ होती हैं। हाँ। ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है ठीक है। लंग्स का, और उसमें जैसे हमारी छोटी-छोटी जो सांस की नलियाँ होती हैं, उसके अंदर में सूजन आनी शुरू हो जाती है ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ ट्रिगर। वहाँ पे क्या होता है कि बॉडी हमारी सेंसिटिव हो गई, हमारी इम्यूनिटी जो इनर्ट पार्टिकल्स, डस्ट, पोलन, जो कि हमारे लिए कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, बट उससे फाइटिंग शुरू कर देती है। जब फाइटिंग शुरू कर देती है तो वहाँ पे सूजन आनी शुरू हो जाती ठीक है। है। तो लंग्स के अंदर जब सांस की नलियों में सूजन आनी शुरू हो जाती है तो सांस का रास्ता छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से सांस की, लंग्स की कैपेसिटी पे भी फर्क पड़ता है और सांस फूलने जैसे सिम्टम्स आने लगते आने हैं। लगता है। तो जैसे मैंने बताया कि इनहेलेशन से और एक्सपोजर से और सांस की नली में सूजन, तो इनहेलेशन ही सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण रहते हैं। इनहेलेशन हमारा मोस्ट कॉमन में सबसे ज्यादा, अगर आप सेंसिटिव हैं किसी चीज के प्रति, तो आपको खुद भी एक आइडेंटिफाई करना पड़ता है कई बार कि हाँ, मैं जब इस, जैसे अब सिंपल हम लोग देखते हैं पेट एलर्जी है, हाँ। कोई एक चीज, क्योंकि हम लोग हमेशा पूछते हैं पेशेंट से कि क्या आपने जैसे कोई रिसेंट ऑनसेट एस्मा है कि लास्ट 3 मंथ्स में मेरा एस्मा बहुत ट्रिगर होने लग गया है, हम्म। तो क्या लास्ट 3 मंथ्स में आपने कुछ ऐसा किया या कुछ एक ऐसी चीज, नई चीज करी जिससे आपका एक्सपोजर में हुआ? तो कई बार तो एनवायरनमेंट में हमें चीज मिल जाती है कि हाँ, जब से मैं एक कारपेट लेके आई हूँ, जब से हाँ। मैं एक ये लेके आया हूँ, प्लांट लेके आया हूँ, जब से मैंने ये चीज करना शुरू किया है, तब से मुझे प्रॉब्लम है। अब जैसे मसलन एक पेशेंट थे मेरे पास में, तो उन्होंने एक जिम ज्वाइन किया था, तो जिम की वॉक में जाते थे और अच्छा। वहाँ पे बेसिकली जिम में जाके उनको दिक्कत हो जाती थी वहाँ पे जाके, तो आए मेरे पास में। तो जिम की वॉक पे जहाँ पे वो जाते थे, बहुत ही ग्रीन एरिया था। अब ग्रीन लगेगा तो बहुत प्यूरिफाइड, लेकिन वहाँ पे एक ऐसी कांग्रेस ग्रास, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ग्रास ऐसी उग रही थी जिसके एक्सपोजर से बेसिकली उनका उनको ट्रिगर सिम्टम्स हो है। तो रहा हमने कहा था। आप रास्ता बदल लीजिए, हाँ। वहां से ना जाइए या एक मास्क लगा के जाइए, क्योंकि उसके एक्सपोजर से प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो कई बार तो हमें हिस्ट्री में भी वो चीज मिल जाती है कि जो चीज पहले 2-3 महीने पहले नहीं थी, और जब से आपने कुछ चीज नया शुरू नया करते हो, शुरू वो किया। ट्रिगर पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। तो एक ट्रिगर पॉइंट्स जो कि आप बदल सकते हैं, मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल ट्रिक। इवन स्मोकिंग, आपने नई नई स्मोकिंग शुरू करी, आपने नई चीज करी, कोई एक नया जॉब ज्वाइन किया, वहां पे आपको एक्सपोजर हुआ, तो ट्रिगर पॉइंट्स आइडेंटिफाइबल एंड मॉडिफाइबल। ठीक है। और कुछ चीज होते हैं नॉन नॉन मॉडिफाइबल। आइडेंटिफाइबल या आइडेंटिफाइबल बट नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल। सो जहां पे अगर जैसे पोल्यूशन है, उस पर हमारा कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं नहीं है। है, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, या ठंड, गरम गरम ठंड पे हम लोग नहीं कर सकते एक्सपोजर पे कंट्रोल, या कई बार आपने पूरे टेस्ट दुनिया भर के भी करा लिए लेकिन आपको कोई एलर्जन आइडेंटिफाई नहीं हो रहा नहीं है, हो रहा। या एलर्जी निकल रही तो सारी चीजों से निकल रही है, हाँ। तो आप हर चीज तो बंद नहीं कर सकते। करेक्ट। तो वहां पे हमें अस्थमा की ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा माध्यम है कि अपने आप से, अब सिंपल सी बात, एक जो मैंने आपको इनहेलेशन, नॉन इनहेलेशन भी पॉइंट्स होते हैं, कई बार कुछ फूड होते हैं जिससे ये ट्रिगर हो ट्रिगर हो सकता है। सकता है। तो आप ये सोचिए, जब भी मैं ये चीज खाता हूँ मुझे ये चीज ट्रिगर हो ट्रिगर जाती हो है। सकता है।
जब भी मैंने ये चीज़ कंज्यूम करी बाहर से या कुछ इसमें प्रिजर्वेटिव, कई पेशेंट हमारे की जैसी मैं जैसी पिज़्ज़ा खाता हूँ मेरे को ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब पिज़्ज़ा में क्या चीज़ पड़ रही है तो हम लोग उसको बोलते हैं पिज़्ज़ा खाना आप घर पे आप बना के खा लीजिए, बाहर में मत खाइए, तो वो अवॉइड करें। काफ़ी हद तक कंट्रोल रहा। ऐसे ही कई दवाइयाँ भी होती हैं जो अस्थमा ट्रिगर करती हैं। अच्छा। अगर आपकी कोई ऐसी नई दवाई शुरू हुई है, उसके बाद आपको ये एक्सपीरियंस होना शुरू हो गया, जैसे एटेनोलॉल है, लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, रैमिप्रिल, इस टाइप की दवाइयों से भी अस्थमा ट्रिगर हो सकता है। ओके। तो हिस्ट्री बहुत जाननी इंपॉर्टेंट हो बहुत जाता है। जब भी जरूरी। कोई अस्थमा पेशेंट आता है, हम लोग ज़रूर उससे पूरा हिस्ट्री लेते हैं, फ्रॉम फूड, फ्रॉम एक्सपोज़र टू एनवायरनमेंट टू इवन इन फैक्ट मेडिकल हिस्ट्री, मेडिसिन हिस्ट्री, कोई नई दवाई। तो इस तरह से हम लोग ट्रिगर पॉइंट को पिन पॉइंट भी कर सकते हैं और उसको कई बार रिमूव भी करते हैं और पेशेंट काफ़ी हद तक सेटल भी हो सेटल जाता हो है। जाता है। खाने की आपने बात की, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अस्थमा के पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए खाने सो में? अभी ना एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम देखते हैं कि अरे बच्चे को अस्थमा के सिम्टम, बच्चे को ये ब्रोंकाइटिस हो रहा है, बार बार ये सांस हो रहा है, खांसी हो रहा है, दूध से बलगम बनता है, दूध बंद कर दो इसका, हाँ। इसका ये बंद कर दो, बंद कर उसका। दो। एलर्जी हमें समझना पड़ेगा, एलर्जी इज ऑलवेज इंडिविजुअलाइज्ड। करेक्ट। जरूरी नहीं है कि किसी को उस चीज से एलर्जी तो पूरे समाज को उस चीज से एलर्जी एलर्जी होगी। हो। और प्रॉब्लम क्या होता है, जहां दूध बंद होता है बच्चे का या कोई भी न्यूट्रिशियस चीज बंद होती है, डेयरी प्रोडक्ट बंद होता है, तो इम्यूनिटी फॉल होना शुरू हो जाता हाँ। है, तो उसमें इन्फेक्शन पड़ते हैं। कई बार तो हम लोग पेशेंट से यही पूछते हैं जो आते हैं कि आपने जब ये बंद किया तब आपको लगा कि कुछ बेटर हुआ? नहीं। कहते नहीं, तब भी दवाई तो देना ही पड़ रहा है। तो इसलिए बच्चों का ग्रोथ इफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए बच्चों के केस में जो भी हमारे एक नेचुरल ग्रोथ, जो भी आइटम्स हैं प्रोटीन वाले आइटम्स, उसको बंद करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं, जरूरत जब नहीं। तक आपने बिल्कुल आइडेंटिफाई किया है कि दूध देते ही इसका बस बुरा हाल हो जाता है, तो एक अलग चीज है। दूसरा आ जाता है कि अपना डाइट, जो आपका, अगर खाने पीने की बात कहूँ तो हाँ, जो बेसिक हमारा जंक अवॉइड करना है। ठीक है। अभी जो जितने कोल्ड ड्रिंक्स और इस टाइप से लोग जैसे बोलते हैं कि हम लोग फ्रूट जूस ये मंगवा, आपको अगर खाना है फ्रूट पूरा खाइए या घर पे निकाल के उसका फ्रूट ले लीजिए, क्योंकि जितने भी मार्केट में फ्रूट्स आज की डेट में आप देखेंगे जूस आ रहे हैं, उसमें सब में प्रिजर्वेटिव का कहीं ना मिले कहीं हुए एलिमेंट है। हैं। लोग, मैं कुछ समझ में नहीं आता आज की डेट में लोगों को नारियल पानी भी पैकेट वाला क्यों चाहिए। पता नहीं। आप एक नेचर ने इतना अच्छा आपको एक बना नारियल करके दिया दिया है, है। आप सीधा नारियल पानी पीजिए। तो कहीं ना कहीं जितना भी हम लोग एक आर्टिफिशियल सेंस की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी प्रेजर्वेटिव्स। इम्यूनिटी उसको एक फॉरेन बॉडी की तरह ले रही है और वो रिएक्ट कर रही है। तो हम्म। अपना एक नेचुरल डाइट मैकेनिज्म रखिए। अवॉइडेंस, अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है तो आप अवॉइड करिए, नहीं तो नेचुरल हमारे घर की इंडियन जो डाइट है, वो वन ऑफ द बेस्ट है। बेस्ट डाइट है। आप उसको यूज करिए, अपना खाइए, जो आपको खाना है आप घर में खाइए ज्यादातर, तो आप काफी हद तक सही रहेंगे। ठीक है डॉक्टर, अगर किसी को अस्थमा का अटैक अचानक से आ जाए तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात इसमें आ जाता है, अगर आपको पहले से अस्थमा का अपना हिस्ट्री पता है, रहा है। अगर आपको अस्थमा का हिस्ट्री पता है, तो सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना है। ओके। तो जितना आप पैनिक करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर आपके घर के आसपास, घर में कोई और भी इंडिविजुअल है या नहीं है, या आप घर में अकेले हैं, तो अपने किसी पड़ोसी को या किसी को आप बुला लीजिए कि मेरे को दिक्कत हो रही है, आप साथ में आ जाइए, ताकि वो आपको हेल्प कर पाए दवाई में। और अगर आपके पास में रेस्क्यू इनहेलर्स बोलते हैं, अगर आपके पास में इनहेलर है, तो उसका डोज फटाफट से आप ले लीजिए। ले लीजिए। ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि आप मॉनिटरिंग करिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जैसी नहीं लिया, अब तो चलो हम ठीक हो गए ठीक है। ना, उस पॉइंट पे आपको, क्योंकि फिर वो पलट के वापस आपको परेशान करेगी चीज, क्योंकि वो आपने रेस्क्यू करके उस टाइम के लिए तो आपने अपने आप को सेटल कर लिया, नहीं हो सकता है रात में बेरात में आपको प्रॉब्लम है, फिर हॉस्पिटल की भागा दौड़। तो आप टाइम रहते अपने डॉक्टर को भी जरूर दिखाएं। तो अब इसमें अटैक टाइप का अगर आता है, तो अपने आप से सेल्फ एंटीबायोटिक ले लिया, ये दवाई ले ली, 4-5 दवाई ले ली, वो चीज़ करने का बिल्कुल वो नहीं है। और कई बार ओवरलैपिंग सिम्टम्स भी होते हैं, हमें लगता है कि यार ये तो एस्मा का अटैक पड़ा है, लेकिन कभी कभी हार्ट की तरफ भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए अपने सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके, अपने आसपास में एक सपोर्ट मैकेनिज्म जनरेट करके, और अपने डॉक्टर से जरूर दिखाएं, जो कि आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि एस्मा है, एस्मा के ट्रिगर का कारण क्या रहा, जैसे मैंने आपको बताया, और उस हिसाब से उसका आगे फॉर द टाइमिंग इलाज भी किया जाए। ओके। तो अटैक में आपने कहा कि सिम्टम्स हमें देखने होते हैं, तो तो जो स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं अस्थमा अटैक के, वो हम कैसे पहचानें? इसमें अब हम लोग दो चीजों में इसको डाइवर्स करते हैं, एक तो इन्फेक्टिव सिम्टम्स और एक नॉन इन्फेक्टिव सिम्टम्स। जैसे किसी को वायरल हुआ, वायरल से भी एस्मा अटैक ट्रिगर हो सकता है। अच्छा। तो इनफैक्ट अगर फीवर आया, 1-2 दिन से फीवर चल रहा है, और उसके बाद में ये खांसी इतनी ज्यादा आ रही है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, तो देन इट सिग्निफाइज कि ये कुछ ना कुछ ये वायरल या जो कि इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ने एस्मा ट्रिगर किया है। दूसरे नॉन इन्फेक्शन वाले जो हमारे ट्रिगर्स हो जाते
जाते हैं उसमें एक्सपोजर, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपोजर से या किसी चीज़ से, कई बार तो बिना कारण के अपने आप से बैठे बैठे अचानक से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये एज सच आउट ऑफ सडन बाउट से पहले आपको कहीं ना कहीं हिंट मिलने शुरू हो शुरू हो जाएंगे कि जाएगा। कुछ कुछ मेरे को ना लास्ट 2-3 दिन से ठीक नहीं लग रहा है कुछ कुछ, या मेरा रेस्क्यू इनहेलर का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा है, बीच बीच में मेरे को थोड़ा दिक्कत, जो मेरा एक रेगुलर इनहेलर चल रहा है उसके अलावा भी मेरे को लेना पड़ रहा है, या फिर मैं पहले नहीं लेती थी अब मेरे को लेना पड़ रहा है 1-2 दिन से, और एकदम से अचानक, तो ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द ब्लू सडन एकदम अटैक हो जाएगा, तो अटैक का कहीं ना कहीं आपको एक प्री टाइम साइंस मिलेंगे, तो उसको नजर वहां पे उसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो सिम्टम्स हमारे होते हैं वो सेम यही सिम्टम्स है, खांसी के ऐसे बहुत ज्यादा खांसी इतनी आना कि आपकी सांस अटकनी शुरू हो जाए, सांस में सीटी सीटी जैसी आवाज आना, बलगम अंदर से घड़घड़ाहट की आवाज आना, सांस इतना ज्यादा फूलना कि आपके लिए अपना वॉशरूम जाना या अपनी चीजें करना भी मुश्किल हो जाए, तो ये अस्थमा अटैक के साइंस होते हैं। तो इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है और सेल्फ ट्रीटमेंट के चक्कर में टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। नेबुलाइजर और इनहेलर्स का क्या रोल होता है अगर किसी को अस्थमा है तो? सो नेबुलाइजर सिर्फ और सिर्फ 2 इंडिकेशन में इंडिकेटेड होता है। पहला एक्यूट इमरजेंसीज में, जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन हो। दूसरा इसका रोल होता है जो लोग इनहेलर प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं उनके लिए, जैसे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे हो गए या फिर बहुत एल्डरली पेशेंट्स हो गए जो कि इनहेलर हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं कर पा रहे। इनहेलर आर द बेस्ट थेरेपी। अब इस माध्यम से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आज की डेट में ना एक बहुत बड़ा मिथ ये चल रहा है, अरे इनहेलर इसकी तो आदत पड़ जाएगी, ये क्या ले रहे हो। हमें ये समझना है इनहेलर इज जस्ट अ वे ऑफ गिविंग मेडिकेशन। करेक्ट। सिंपल, इट्स अ लोकल थेरेपी। जैसे हम आंख में दवाई ड्रॉप डालते हैं, कान में दवाई ड्रॉप डालते हैं, ऐसे ही इनहेलर भी एक दवाई देने का मैकेनिज्म है। अब मसलन मेरे पास 3 मैकेनिज्म है लंग्स तक दवाई पहुंचाने के। ठीक है। या तो पानी में उबाल के स्टीम के थ्रू हम लोग पहुंचा सकते हैं, या नेबुलाइजर के थ्रू, या इनहेलर के थ्रू। इसके जरिए और कोई रास्ता नहीं है लंग्स तक डायरेक्ट दवाई पहुंचाने का। तो नेबुलाइजर, अगर हम लोग स्टीमिंग की बात करें जो कि ज्यादातर लोग यूज करते हैं, लेकिन मेरे जो दवाई के कंपाउंड है वो टूट जाएंगे उसमें, वो किसी काम के नहीं रहेंगे, तो स्टीम इज रूल्ड आउट। स्टीम में मैं जो दवाई मेरे को देनी है, जो नेबुलाइजेशन या उसमें इनहेलर्स में, वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। नेबुलाइजर जैसे मैंने आपको बताया इमरजेंसी में यूज होता है। इनहेलर इज द बेस्ट मेडिकेशन। इट इज, वो नेबुलाइजर के मुकाबले में 1000 डोज में वो डिजीज को कंट्रोल रखता है और बहुत छोटी डोज में, और वो लॉन्ग एक्टिंग भी होता है, 12-14 घंटा भी काम करता है। आज की डेट में 24 आवर्स एक्टिंग भी इनहेलर आ गया। आपने बस दिन में एक बार इनहेलर लिया, आपका पूरा अच्छे से कंट्रोल रहता है। तो इसलिए इनहेलर आपका बेस्ट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है। और कई लोग तो इवन खासतौर से बच्चों के केस में, या इवन जो यंग इंडिविजुअल्स में बोलते हैं कि हमें ना टैबलेट दो, मैं टैबलेट खा लूंगा, ये इनहेलर नहीं ले पाऊंगा। I think that is a taboo also. Yes, it is a mainly taboo and it is a misconception. 2 एस्पेक्ट हैं उसमें। एक तो जो टैबलेट अगर जाएगी, पेट में जाएगी, पेट से ब्लड से लीवर, हार्ट, किडनी, ब्रेन, कितना साइड इफेक्ट हो रहा है। मेरे को सीधा लंग्स में अगर दवाई देना है, लंग्स की प्रॉब्लम, तो लंग्स की दवाई दूंगा। और दूसरा, जो भी इनहेलर का है, जो आपको ये सलाह दे रहा है कि भाई इनहेलर मत लो, इसकी तो आदत लग जाए, उसको नहीं पता आप क्या झेल रहे हो। करेक्ट। आपकी क्या हालत हो जाती है, आप किसी काम लायक नहीं रहते हो, आप चलना फिरना आपका मुश्किल हो जाता है, अटैक बनने की नौबत आ जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ जाती है। तो आप किसी की सुनी सुनाई बातों में मत जाइए। आपको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया इनहेलर, वो आप प्रॉपरली लीजिए और जैसे जैसे आपको बताया है उस चीज को करिए। बिल्कुल। ये भी है क्या डॉक्टर कि एक बार अगर अस्थमा हो गया तो कभी खत्म नहीं हो सकता? ये बात ठीक नहीं है। ये बात अब इसमें डिपेंड करता है। अब जैसे अब इसमें मैं 3 एज कैटेगरी में देखूंगा। बच्चों में, एक मिडिल एज, एक यंग एडल्ट्स जिसको हम लोग 20 to 40 ईयर्स एज ग्रुप, और मोर देन 40-50 ईयर्स एज ग्रुप में। बच्चों में हमारा एक बहुत कॉमन एक सोचना ये रहता है कि जब ये ना 10-12 साल के होंगे तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। आप अगर ये सोच रहे हैं अचानक से एक दिन आप उठेंगे और आप बिल्कुल बच्चा ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको उसको ठीक करना पड़ेगा। और उसको ठीक, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे की ग्रोथ फर्क पड़ता है, बच्चे की इवन हाइट भी छोटी रह जाती है जिनका एस्मा चल रहा होता है, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी उसमें लड़ाई में लगी हुई है। तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म, एनर्जी सारी उस तरफ डाइवर्टेड है, तो बच्चे की ग्रोथ में बहुत फर्क पड़ता है। तो इसलिए बच्चों के केस में यस, इट कैन बी अचीव, बट इट शुड बी इन द कंट्रोल। उसको कंट्रोल करना है और फिर हम धीरे धीरे इनहेलर को हटा भी पाते हैं। बट ये सोचना कि 13 साल के बाद ऑटोमेटिक एकदम से खत्म हो जाएगा, ये चीज ठीक नहीं है। दूसरा चीज हो जाता है जो यंग एडल्ट्स वाले हो गए, उसमें भी हम लोग यही पैटर्न देखते हैं। हम लोग कुछ टाइम देते हैं दवाई को, फिर हम लोग, समस्या क्या होती है, जहाँ पे अस्थमा के पेशेंट को लगा अब तो मैं ठीक हूँ, जैसे ही उसको लगेगा अब तो मैं ठीक हूँ, वो दवाई सारी छोड़ेगा और 10 दिन बाद फिर वहीं आ जाएगा। तो आपको सिंपल है, आपको उसको, जैसे अब एक एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन हवा में उड़ता है, मेंटेन करता है और डीएस्केलेट करता है। आप डीएस्केलेट ना करके एकदम से इंजन रोक देंगे तो नीचे आएगा।
तो आपको अपनी दवाइयाँ एकदम से नहीं रोकनी है, अपने डॉक्टर के पास जाना है, वो दवाइयों की डोज कम करते हुए लेके आएगा। ओके। तो इस तरह से कम करते-करते आप अपनी दवाई को हटा पाएँगे। और जो एल्डरली एज ग्रुप हो गए, वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे दवाइयों से हटना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो अपनी दवाइयों को आप कंटिन्यू रखते हैं और वहाँ पे आपका जो इन्हेलर्स है, वो आपकी लाइफ़स्टाइल को और आपकी डिज़ीज़ को मैनेज करने के लिए उपयोगी रहता है। उपयोगी रहता है, ठीक है। तो अगर किसी को अस्थमा है, वो चाहते हैं कि कुछ उनके ट्रिगर फैक्टर्स को पहचान करके उससे बचे रहें, तो उन्हें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो एक तो अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना ठीक चाहिए, है। जैसे मैं देखता हूँ घर में हवन हो रहा है, अगरबत्ती जल रही है, हाँ, आपकी एयर सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, वो चीज़ का अब आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, पहले के मुकाबले में अभी अस्थमा के एक घर में किसी को वायरल हो जाए, पूरे घर चपेट में आ जाता है। बिल्कुल। इसका फ़र्क इसलिए है क्योंकि हमारे जो घर के डिज़ाइन है वो चेंज हो चुके हैं। आज की डेट हाँ, में हम फ्लैट में रहते हैं, पहले हम लोगों के घर में रोशनदान होते थे। हाँ, पहले घर में एयर सर्कुलेशन का एक सेल्फ मैकेनिज़्म था। चलता था। अब आज की डेट में वो स्लाइडिंग डोर मैकेनिज्म है, तो वो एयर कहीं न कहीं ट्रैप हो जा रही है। तो हुँ, एयर ट्रैप जब होती है तो एक घर में इन्फेक्शन हुआ तो वो दूसरे को लगना बहुत ही वो होता है। खुले घर नहीं है, ऑब्वियस है वो, हाँ। वेंटिलेशन ठीक नहीं है, तो कहीं न कहीं एक फैक्टर ये है। अब इसमें अगर हम अगरबत्ती भी जलाएँगे, धूप-बत्ती भी जलाएँगे, किचन भी हमारा क्लीन नहीं रहेगा, ओवरऑल क्लीनलीनेस बेटर नहीं रहेगी, डस्ट का एनवायरनमेंट रहेगा, तो ये सारे अस्थमा के ट्रिगर फैक्टर तो दिख ही रहे हैं। करेक्ट है। साथ-साथ में अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें अगर मैं बोलूँ, प्लांटेशन का शौक है, आपने पूरा प्लांटेशन किया हुआ है या जैसे बर्ड्स का एक्सपोज़र है कहीं न कहीं घर में आपने नेस्टिंग ग्राउंड है आपके या घर में आपने पेट पाला हुआ है कुछ, तो वो कहीं न कहीं आपको एक्सपोज़र उस चीज़ से आपको अपने आप को प्रिवेंट करना है। अगर आप में सेंसिटिविटी है हुँ, या आपको रिकरेंट सिम्पटम्स हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना है। और लास्टली वर्क प्लेस और जो इन ट्रांज़िट अगर आपका एक्सपोज़र पॉल्यूशन और से आप सेंसिटिव हैं या वर्क प्लेस पॉल्यूशन से आप सेंसिटिव हैं, तो मास्क यूज़ करना है। ओके। तो जो लोग अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, क्या उन्हें फिर इन्हेलर अपने साथ हमेशा कैरी करना चाहिए? अगर हम लोग देखें तो अगर आप रेगुलर इन्हेलर अपना यूज़ कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो आपका रेस्क्यू इन्हेलर का यूज़ करने का जो रिक्वायरमेंट है वो नेग्लिजिबल हो जाता हुँ, है। हुँ। फिर भी आप रेस्क्यू इन्हेलर अपने पास में रख सकते हैं। आज की डेट में तो हम लोग सिंगल इन्हेलर की बात करते हैं, जो कि आपका रेस्क्यू में भी काम करेगा और आपका उसमें भी नॉर्मल। काम करेगा। तो आप अपने साथ में रख सकते हैं, बट अगर आपका रेगुलर इन्हेलर चल रहा है, तो उसका यूसेज और उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, वो कम रह जाएगी, बट ठीक आप रख सकते हैं अपने है, ओके। साथ में। सीज़नल चेंज पर भी इम्पैक्ट पड़ता है क्या? कि अगर सीज़न चेंज होता है तो उस टाइम अस्थमा के पेशेंट्स को ज़्यादा परेशानी यस, होती तो है? ये पेशेंट जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं हुँ, हुँ। एनवायरनमेंट के प्रति। जैसे हवा में ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ेगा, एयर विंड कैपेसिटी आपका जो विंड कम हो जाएगा, तो एयर ट्रैप इन होने का उसमें इन्फेक्शन भी बढ़ने का रिस्क हुँ, रहता है, हुँ। प्लस एलर्जन ट्रैप होने का भी वो रहता है, रिस्क है। क्योंकि ह्यूमिड एयर विल बी कैरिंग मोर एलर्जेंस देन द नॉर्मल। ओके। जो हमारे सितंबर अक्टूबर वाला टाइम होता है, अगस्त हुँ। पोस्ट मानसून वाला टाइम, इस टाइम पे हम लोग बहुत अस्थमा पेशेंट्स देखते हैं। अब जो ये जो आपका विंटर टू समर ट्रांजिशन या समर टू विंटर ट्रांजिशन होगा, उसमें भी हम लोग काफ़ी देखते हैं कि अस्थमा के पेशेंट्स बढ़ बढ़ गए रहे हैं। हैं। पॉल्यूशन का भी इसमें काफ़ी रोल आ जाता है। तो ये सेंसिटिविटी है, बट हम लोग यूनिफ़ॉर्म नहीं कर सकते हुँ, पेशेंट हुँ। को कि हाँ, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो दिल्ली के पॉल्यूशन में सही रहते हैं हाँ, और बैंगलोर में जाके जाके खराब हो जाते हैं। करेक्ट है। तो मुझे लगता है कि आपको अडैप्ट हो अपनी जाती है बॉडी आई हाँ, वहाँ गेस। पे कहते हैं वहाँ पे तो हालत खराब हो जाए, दिल्ली के पॉल्यूशन में हमें कुछ नहीं होता। तो ये सेंसिटिविटी इंडिविजुअल भी होती है कई ठीक है। बारी। तो आपको अपने जो सेंसिटिव फैक्टर, ट्रिगर फैक्टर्स कई बार खुद भी आइडेंटिफाई करने हैं। बट हम लोग ब्लैंकेट कवर नहीं सकते। हम कहें कि आपको ना डस्ट एलर्जी है, आप ना अपने आप को रूम में लॉक कर लो। इट नहीं, इज़ नॉट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल। अल्टीमेटली डिज़ीज़ को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ैक्टली। और डिज़ीज़ को मैनेज करने के लिए इंपॉर्टेंट है मेडिकेशन, लाइफ़स्टाइल और अपना एक जो आपका न्यूट्रिशन, और उस चीज़ को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, उससे हम लोग बेटर कर सकते इसी हैं। से मेरा 2 सवाल होगा आपसे। पहला तो प्लीज़ ये बताइए कि जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उन्हें ऐसी कौन-सी चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए, जो उनके सिम्पटम्स को बहुत हद तक कम कर सकता है और इससे लड़ने में हेल्प कर सकता है? एक तो पानी का उपयोग अच्छा रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ड्राई म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स से भी हम लोग देखते हैं ट्रिगर माउथ हो में सकता है। ड्राइनेस और वो रहता है, तो वो चीज़ प्रॉब्लम कर हुँ, सकता है। हुँ। बहुत चिल्ड या फ्रोज़न आइटम्स जो होते हैं, उनको अवॉइड अवॉइड करना है करना है। कि एकदम ठंडी आइसक्रीम आइसक्रीम खाया, ठंडा बिल्कुल चिल्ड आइटम आपने पिया, उस चीज़ को आपको वो अवॉइड करना है। और जो चीज़ आप ले सकते हैं, वो आप सीज़नल फ्रूट आराम से ले सकते हैं। और आप अपना जो फ्रूट्स अपने जो जैसे सॉलिड फ्रूट्स हो गए, हुँ, हुँ। वो आप बिल्कुल आराम से लीजिए। पपाया हो गया, आपका सेब हो गया, एप्पल, नाशपाती, ये पियर्स, ये सब आप आराम से ले सकते हैं। सिट्रस फ्रूट की सेंसिटिविटी के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है। अगर आप सेंसिटिव हैं
ऑरेंज तो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन सी है, हाँ। आप मैं कहूँ ऑरेंज खाना बंद कर दीजिए, दिस नॉट एप्लीकेबल। अगर आपको सेंसिटिविटी है तो आप बंद करिए, लेकिन आप ब्लैंकेट कवर नहीं कर सकते कि आप ये मत खाइए वो मत खाइए। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर आपको इस फ्रूट के खाने से या इस चीज़ के खाने से सेंसिटिविटी, तो खाली उसी चीज़ पे आप स्टॉप करिए, आप हर चीज़ को स्टॉप मत करिए। सीजनल फ्रूट्स, हाइड्रेशन, अवॉइडिंग जंक फूड, जो घर का दाल रोटी चावल होता है सबसे बेस्ट होता है। और दूसरा चीज़, एसिडिटी का भी अस्थमा के साथ बहुत लिंक है। अच्छा। आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं लोग का मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट काफ़ी कम हो गया है। खाना खाया एकदम से, खाने के टाइम भी बिगड़ गए हैं। वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में 2 बजे खाने के टाइम की जगह 4 बजे खा रहे हैं, 5 बजे खा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ब्लोटिंग, एसिडिटी की प्रॉब्लम है। और जब ब्लोटिंग होती है तो वो लंग्स को भी ऊपर प्रेशर करती है, बेसिकली डायफ्राम को, मूवमेंट को इनहिबिट करती है। तो आपका एसिडिटी को भी कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। एसिडिटी के लिए मैं आपको दवाई लिंक की लीजिए, पेंटोप्राजोल, नॉट द सॉल्यूशन। You have to devise your own lifestyle modification to correct your eating timing, eating habits. जो आप खा रहे हैं उसमें ब्लोटिंग वाली चीज़ें कम हो, आपको पता है इस चीज़ से मुझे ब्लोटिंग होता है, वो चीज़ नहीं खाना है। तो नॉर्मल घर का जो हमारा खाना होता है उसमें काफ़ी कम ब्लोटिंग रहता है। और तीसरा, स्लीप। स्लीप बहुत जरूरी है। यस, अपना 6 to 7 आवर्स का, मतलब 6 to 8 आवर्स का स्लीप तो आप मान के चलिए। अभी क्या है, हम देखते हैं रात के टाइम में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि हम तो, मी टाइम मेरा भी रात का ही मिल रहा है। बिंज वॉचिंग। यस, रात में 3 बजे तक बिंज वॉचिंग किया और सुबह में घर एक्टिव हो जाता है 7 बजे, तो आपका स्लीप टाइम आपका 3 to 4 आवर्स, 5 आवर्स। तो अगर स्लीप डिस्टर्ब रहेगा तो कहीं ना कहीं उसका भी अस्थमा पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपकी दिन की एक्टिविटी उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाएगी। तो अपना स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, डाइट, ये सब अपना रेगुलेटेड रखें, तो आप अपनी डिजीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। यस, विदाउट इवन नीडिंग एनी एक्स्ट्रा मेडिकेशन आल्सो। ठीक है। लास्टली हम बस यही चाहेंगे कि कुछ ऐसी चीजें जो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बिग नो है, वो कौन सी होंगी? स्मोकिंग। स्मोकिंग इज अ बिग नो, क्योंकि आज की डेट में हम लोग देखते हैं इवन यंगस्टर्स में स्मोकिंग एंड वेपिंग इज इंक्रीजिंग, एंड दीज बोथ थिंग्स आर नोन फैक्टर्स टू ट्रिगर योर एस्थमा। तो आपके एस्थमा को अगर आपको ठीक रखना है तो स्मोकिंग तो बिल्कुल आपके लिए ना है, ना है और ना है। और दूसरा, अगर आपके घर में कोई अगर आपके पास पेट नहीं है, और आप एक एस्थमा टाइप के सिम्टम्स हैं, तो आप कोशिश करिए ना लें उसको, क्योंकि एक बार आ जाता है पेट तो आपको, अब कितने घरों में हम जब देते हैं तो हम उनको फिर आप मैनेज करना पड़ता है। बट अगर आपको एस्थमा सेंसिटिविटी है, या अगर आप पेट रखने का सोच रहे हैं, तो आप अपना पेट सेंसिटिविटी टेस्ट, जो एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं, अपने डॉक्टर से एक बार मिलके, क्या मैं पेट रख सकता हूँ? तो आप इस चीज पे भी बड़े सरप्राइज होंगे, जितने हमारे एस्थमा पेशेंट जो इवन पेट रखते भी हैं, वो इतने फर वाले रखते हैं, कि उसकी तो उसकी वजह से एस्थमा ट्रिगर हो सकता है। तो इसलिए ये चीज पेट रखते समय, कि पेट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको आपके लंग्स उसको अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एक चीज इसको जरूर आप चेक करें। बाकी तो अपना अच्छे से जो आपने चीजें बताई हैं उसको आप फॉलो करेंगे तो काफी हद तक, बहुत हवा नहीं बनाना है उस चीज का कि अब मैं एस्थमा हो गया। एस्थमा का डायग्नोसिस होते ही ना, हमने देखा इवन पेशेंट्स, अटेंडेंट्स इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। एस्थमा इज इजीएस्ट डिजीज टू मैनेज, बट कैन बी टफ डिजीज एट द सेम टाइम इफ यू आर नॉट मैनेजिंग करेक्टली। तो अगर आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, ठीक से चल रहा है, तो इनफैक्ट कितने क्रिकेट प्लेयर्स को, कितने टेनिस प्लेयर को, कितने फिल्म स्टार्स को एस्थमा आपको पता भी नहीं होगा। तो बस ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, और लाइफ कैन बी एज यूजुअल एज नॉर्मल। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आपने हमें अस्थमा के बारे में बहुत ही अच्छे सारी जानकारी, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी। इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में अस्थमा से रिलेटेड कोई और सवाल रह गए हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने का। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।